हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले EMRS एग्ज़ाम के जो जनरल पेपर होता है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे, जिसके 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था और उसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। साथ ही आज से हम लोग EMRS के लिए ही जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके पहले टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल ऑफ टीचिंग की, मतलब कि शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य और शिक्षण के स्तर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, मतलब कि द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो वो हो जाएगी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। मतलब कि वो क्या है, वो है विमर्शक स्तर का शिक्षण। तो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रयोग की मांग करता है। तो शिक्षा का जो विमर्शक स्तर है, मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल है, वह हायर ऑर्डर के चिंतन कौशल के प्रयोग की मांग करता है। और इसमें शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वो तब तक चलती है जब तक कि शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। मतलब क्या है इसका, कि शिक्षक मतलब कि टीचर के द्वारा जो दिया गया संदेश है या फिर अर्थ है वो विद्यार्थियों को जब तक पूर्णतः समझ में नहीं आता है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बताना है मॉडल ऑफ टीचिंग और उसके डेवलपर की। तो इसमें सकारात्मक आत्मनिर्भरता के डेवलपर हैं डेविड जॉनसन, संरचित जांच के रॉबर्ट स्लाविन एंड भूमिका निर्वाह के फेनी शेफ्टेल तथा विधि शास्त्रीय जांच के ये हो जाएंगे डोनर ओलिवियर और जेम्स सेवर। नेक्स्ट है अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। और संकल्पना रचना एक ऐसा ही मॉडल है जो कि आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम बताना है। संकल्पना निर्माण मतलब कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के जो चरण हैं, जो लेवल है, उनका हमें क्रम बताना है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के स्टेजेस में सबसे पहले आता है उस विषय की या फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद विषय या फिर समस्या से संगत जो आंकड़े हैं उनकी गणना करनी चाहिए। तो उसके बाद आएगा BND। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, ग्रुपिंग करनी चाहिए। ठीक है, मदों को सदस्यों के समान गुणों, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स की श्रेणियों में रखना चाहिए, जो समान गुण वाले हैं वैसी ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा BDA। एंड सबसे लास्ट में क्या करना चाहिए, डेवलपिंग लेवल ऑफ कैटेगरीज, मतलब कि श्रेणियों के जो लेवल है उनको सबसे लास्ट में विकसित करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा BDAC। नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षण मॉडल हैं और उनके विकसित करने वाले विद्वान हैं। तो सकारात्मक परस्पर निर्भरता मॉडल विकसित किया गया था रोजर जॉनसन के द्वारा। और संरचित प्रक्रिया मतलब क्या हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ठीक है, इसको विकसित किया था रॉबर्ट स्लाविन ने। एंड समूह अन्वेषण मतलब कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, इसको डेवलप किया था जॉन डीवी ने। एंड रोल प्ले मतलब कि भूमिका निर्वहन, इसको डेवलप किया था फैनी शॉफ्टेल ने। नेक्स्ट है द थियरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाई, मतलब कि जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थियरी जो है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये हो जाएंगे वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें कथन 1 कह रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर ये सभी संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। तो कह रहा है कि जो नॉलेज कंप्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बिलोंग्स टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, गलत है ये पूरी तरह से, क्योंकि ये हायर नहीं, ये लोअर लेवल से संबंधित है। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एंड सेकंड कह रहा है कि व्यवस्था और चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है। हु प्रपोज्ड थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, मतलब कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की थियरी किसने प्रपोज की है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, ये दिया गया था डेविड आशुबेल के द्वारा। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संकेतों
जैसे कि शब्द, भाव, भंगिमा, संकेत, बिंब आदि, इनके निर्माण तथा उपयोग की जो क्षमता है वह पूर्व संक्रियात्मक काल में ही निष्पादित हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या कह रहा है कि द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स, ठीक है, कौन कैसे सिंबल, जैसे कि वर्ड्स, जेस्चर, साइन, इमेज एंड सो ऑन आर अकम्प्लिश्ड इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो इसका यह पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहम केंद्रिता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। तो गलत है, उनमें ईगोसेंट्रिक जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही। तो इसका दूसरा गलत है, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लासिकी अनुकूलन का सिद्धांत दिया जाता है इवोन पावलोव के द्वारा, क्रिया प्रसूति अनुकूलन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा एंड संरचनावाद का सिद्धांत लेव वाइगोस्की के द्वारा। विमर्शीय स्तर मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल के जो टीचिंग है उसका पर्पज क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। तो यह समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना, मतलब कि टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इसका बी करेक्ट है। उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो आभ्यंतरीकरण, ग्रहणशीलता एंड अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्या आह्वान के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता देती है। तो ये हो जाती है मेटा कॉग्निशन, मतलब कि आदि संज्ञान। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल प्रोसेस दैट असिस्ट learners to reflect on their thinking by internalizing, understanding and recalling the content to be learned। तो इसका हो जाएगा मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट है कह रहा है कि समूह अन्वेषण मतलब कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के वाक्य विन्यास के चरण हैं, ठीक है, उनको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि छात्र छात्राओं के सामने जो परेशान करने वाली स्थिति आती है, तो इसमें सबसे पहले आएगा सी। फिर उसके बाद छात्र जो छात्राएं होती है वो परिस्थिति की प्रतिक्रिया का अन्वेषण करते हैं, मतलब कि उसका खोज करते हैं। एंड देन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्वतंत्र और समूह अध्ययन करते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी करते हैं। एंड सबसे लास्ट में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं, जो भी उनमें प्रोग्रेस होता है या फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है उसको एनालाइज करते हैं सबसे लास्ट में जाके। तो इसका हो जाएगा CEADB। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट पैराडाइम, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद मतलब कि रूपावली की अवधारणा किसके से जुड़ी है, तो ये जुड़ी है TS कून। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहे कि संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक क्या करता है, भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना भी आरंभ कर देता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे के जो चरण है उनके अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक क्या करता है, प्रतिवर्त इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है लेकिन पहला सही है, क्योंकि यह औपचारिक संक्रियात्मक नहीं, ये होगा संवेदी प्रतिक्रियात्मक चरण में बालक क्या करता है, वो इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से करता है। तो इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहे हैं कि विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा ये कह रहा है कि सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता तो उत्प्रेरण जो स्तर है वह कमजोर होता है और अंत में इतना गिर जाता है कि जो सूचना होती है उसको पुनः वापस से उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि न्यूरल सिस्टम ऑफ ब्रेन दिया है और उसके टाइप ऑफ मेमोरी दी गई है। तो कॉन्शियस जो होता है मतलब चेतन की बात करती ये करता है, यह एक सुव्यक्त स्मृति है मतलब कि एक्सप्लिसिट मेमोरी है। अनकॉन्शियस मतलब कि अवचेतन क्या है, तो यह इम्प्लिसिट मेमोरी है।
और यदि हम बात करें मोटर स्किल की, मतलब कि पेशीय कौशल की, तो यह कार्यविधिक स्मृति है, मतलब कि प्रोसीड्यूरल मेमोरी है। एंड ओन एक्सपीरियंसेस, जो उसका आत्म अनुभव होता है, ये होती है एपिसोडिक मेमोरी, मतलब कि सांयोगिक स्मृति। नेक्स्ट, व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में किन उद्देश्यों को समाविष्ट किया गया है? तो इनमें मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन शामिल है, इसमें मूल्य का निर्धारण नहीं शामिल है, इसमें शामिल है समझ मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, इसमें यथार्थता नहीं है, इसमें है ज्ञान। तो इसमें है मूल्यांकन, समझ एंड ज्ञान। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए कुछ अनुदेशात्मक घटनाएं दी गई हैं और उनका शुरुआत से अंत का क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ध्यान आकर्षित करना होता है उनका, साथ ही जो शिक्षार्थी है उनको उद्देश्यों की सूचना देनी होती है और विषय वस्तु भी प्रस्तुत करना होता है सब थर्ड पे। एंड उसके बाद क्या करना होता है? एक वांछित व्यवहार प्राप्त करना होता है। एंड सबसे लास्ट में क्या करना होता है? फीडबैक देना होता है। नेक्स्ट है 6 चिंतन टोपी प्रणाली, मतलब कि 6 थिंकिंग हैट्स सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन उसमें शामिल है? तो उनमें शामिल है व्हाइट हैट, रेड हैट एंड ब्लैक हैट। नेक्स्ट है कि उस तकनीकी का नाम क्या है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है? बिंब मतलब कि इमेजेस, ठीक है। वह कौन सी टेक्निक है जिसमें हम इमेज का प्रयोग करते हैं जो कि प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के सहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक तथा शक्तिशाली होते हैं? तो ये हो जाएगी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में हम सबसे ज़्यादा इमेजेस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि संबंधों पर दृष्टिपात, इसको उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है शिक्षण के किस स्तर पर? तो ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब कि अवबोध स्तर पर। नेक्स्ट है निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित करना है, जैसे कि ध्यानाकर्षण करना मतलब कि अटेंशन गेन करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। ये शिक्षण की कार्य नीतियाँ हैं? नहीं, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। दूसरा कह रहा है कि उदाहरण मतलब कि एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अवधारणा का निर्माण करना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एग्जाम्पल्स के माध्यम से, तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि सुस्पष्टीकरण, सोदाहरण, प्रतिपादन तथा अभ्यास, तो इसमें एक्सप्लेनिंग एंड प्रैक्टिस नहीं शामिल है, तो इसका सी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि युग्मन सम्मिलन मतलब कि पेयर शेयर टीचिंग तकनीकी के साथ ही समस्या आधारित प्रस्तुति मतलब कि प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन व्यक्त करना, तो इसका डी तो करेक्ट है। एंड ई क्या कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका ई भी सही है, इसका गलत है सी एंड ए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डी एंड ई। तो ये सभी अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित करती हैं। नेक्स्ट है अधिगम के किस स्तर को समन्वयी अवबोध भी कहा जाता है? और ये पूछा गया था EMRS के एग्जाम्स में, PYQ में, और ये नेट का क्वेश्चन है 2021 का। तो इसमें कह रहा है कि विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डिजाइनेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब कि विमर्शी चिंतन स्तर पर। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है, मतलब कि विच थियरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये हो जाएगा कॉग्निटिव फील्ड थियरी, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि शिक्षण के प्रगामी मतलब कि प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है और ऐसा NEP 2020 में बताया भी गया है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार जो नई सामाजिक व्यवस्था है वो निश्चित रूप में प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है, तो ये हो जाएगा मेमोरी लेवल पर। नेक्स्ट है वह शोध मतलब कि वह रिसर्च जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रायोज्यता के अन्वेषण पर जोर देता है, मतलब कि द रिसर्च वेयर इन द फोकस ऑफ कंसर्न इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थियोरी
टू न्यूली इमर्जिंग प्रैक्टिसेस एंड डोमेन्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सेकंड लेवल रिसर्च, मतलब कि द्वितीय स्तरीय शोध। शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय और अंतरक्रियात्मक होती है, तो ये हो जाएगा उसके रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब कि सविमर्श लेवल पर। नेक्स्ट है बोध स्तर शिक्षण, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो जो शिक्षक है वो विषयगत सामग्री को व्यवस्थित करने में, विभिन्न इकाइयों की संरचना में और छात्रों के अभ्यास को नियंत्रित करने में पहल करता है, तो क्या इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग के ये लक्षण हैं, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। बी कह रहा है कि यह साधारणतः छात्रों के संबंधों को देखने और तथ्य के उपकरण रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए समर्पित होता है, तो इसका दूसरा हो जाएगा करेक्ट। यह समस्या उत्पन्न करने और समस्या निवारण में सहयोग के रूप में निर्देशित होता है, नहीं, तो इसका सी भी गलत है। डी कह रहा है कि यह विचारों और तथ्यों के संप्रत्ययीकरण, मतलब कि कॉन्सेप्टुलाइजेशन की चेष्टा करता है, तो यस, इसका डी गलत है। एंड ई कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, स्वनियंत्रण, मतलब कि सेल्फ कंट्रोल के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में स्वायत्तता का समर्थन करना, तो इसका ई भी गलत है, इसका सही है ओनली बी एंड डी। नेक्स्ट है विमर्शी स्तर, मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है, तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है वो स्मृति लेवल, मतलब कि मेमोरी लेवल शिक्षण से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल जो संप्रेषण है उसकी पद्धति मूलतः कैसी होती है, तो वह ट्रांससेक्शनल होती है, मतलब कि क्रियान्वितिकारी होती है। नेक्स्ट है कक्षा का मुक्त वातावरण, जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा, तो वहां पे हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है, तो ये अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देना और तथ्यों के बीच, मतलब कि फैक्ट के बीच ही संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में भी सहायक होना, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतः क्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है, तो ये हो जाएगी मेमोरी लेवल पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मतलब कि विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है, तो वो हो जाता है वो क्लियर होता है, ऑर्गेनाइज होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है उसमें, मतलब कि स्पष्ट सुसंगठित और सुसंरचित विषय वस्तु होती है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है कि अनुशिक्षण, समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र ये संवादात्मक हैं और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं, तो पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि परियोजना कार्य, मतलब कि प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क और सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड, मतलब कि जो परियोजना कार्य होता है और जो प्रयोगशाला, मतलब कि लेबोरेटरी में जो कार्य होता है, अनुरूपण और ये भूमिका निर्वहन, जब हम रोल प्ले करने देते हैं तो ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी क्रिया आधारित होते हैं और ये इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली शिक्षण विधि के अंग होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है ये इसके दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में जो संज्ञानात्मक व्यवहार होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर होता है, उसका सही क्रम क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर उसके बाद आता है अवबोध, फिर उसके बाद अनुप्रयोग और उसके बाद आता है एनालिसिस, मतलब कि विश्लेषण करना, एंड सबसे लास्ट में आता है इसका संश्लेषण करना, एंड संश्लेषण मतलब कि सिंथेसिस। निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है, तो ये हो जाएगी मेमोरी लेवल पर फैक्ट, ठीक है, फैक्ट पे फोकस किया जाता है। निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित हैं, तो शिक्षक के द्वारा, टीचर्स के द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन प्राप्त करना तो नहीं शामिल इसमें, ये हो जाएगा उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों या फिर पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, तो दूसरा करेक्ट है, मतलब कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स और रीडिंग और मटेरियल फॉर यूज, तो इसका दूसरा हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान होता है इसमें,
उच्च योग्य शिक्षकों की कमी नहीं होती है, तो इसका फोर्थ गलत हो जाएगा। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस, मतलब कि स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता होती है इनमें, तो इसमें हो जाएगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 5। ये सभी कारक अनुदेशात्मक सुविधा और अधिगम वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या अवसर प्रदान करना है। द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर्ड टू ट्रेनिंग, ठीक है, इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ, क्या तो हो जाएगा साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो कि समीक्षात्मक और सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि शेयरिंग एंड केयरिंग लीड्स टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। तो इसका इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों में प्रबलता होती है, तो ये हो जाएगा मेमोरी लेवल पर। नेक्स्ट है, कह रहे कि यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता, मतलब कि अनेबल बट विलिंग के स्तर की दृष्टि से अक्षम है किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है, ठीक है, तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। तो उनके लिए उपयोगी होगी स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट, मतलब कि लघु पदीय प्रस्तुतियां करना जिनमें त्रुटिहीन कार्य हो और प्रबलन की बारंबारता हो। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा अवबोध, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वे कहलाते हैं प्रोबिंग, मतलब कि विशेष परीक्षा। नेक्स्ट है, शिक्षण मतलब कि टीचिंग के टीएल मॉडल का क्या अर्थ है, तो यह कहता है कि शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित हैं, मतलब कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा। यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की गतिविधियों का प्रयोग करके सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट किस विषय की ओर संकेत देता है, तो ये देता है ज्ञान मीमांसा की ओर। किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो ये हो जाएगा मेमोरी लेवल पर। और एक शिक्षक विषय वस्तु को 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, फिर अवबोध एंड देन चिंतन स्तर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है, तो ये हो जाएगा ट्यूटोरियल में, समस्या समाधान विधि में तथा समूह चर्चा में संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है, तो इसका हो जाएगा 3, 4 एंड 6। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो यदि हम बात करें व्याख्यान विधि की, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना शामिल है। प्रदर्शन विधि में ये अनुभव आधारित अधिगम, मतलब कि अनुभव आधारित लर्निंग होती है, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग होती है प्रदर्शन में। परियोजना में विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं, मतलब कि प्रयोग विधि में, प्रोजेक्ट कार्य में। सहयोगात्मक में क्या होता है कि किसी कार्य से प्रतिभाग परकता पर जोर देना होता है। नेक्स्ट अगेन प्रमुख शिक्षण विधियां हैं और उनसे जुड़े प्रमुख महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जैसे कि सहयोगात्मक विधि में क्या होता है कि जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं तो वही हो जाएगी सहयोगात्मक विधि। सहकारी विधि, तो जब विद्यार्थी गण अधिगम में एक दूसरे की सहायता देते हैं। रचनात्मक मतलब कि क्रिएटिव में क्या होता है कि जब विद्यार्थी पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है। और जब हम टीम टीचिंग की बात करें तो जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है तो वो हो जाएगी टीम टीचिंग। नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है, तो इसमें मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित या फिर अधिगम, और फोर्थ वन इज व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है, तो वो हो जाएगा 2 से अधिक अध्यापक जब अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा टीम शिक्षण।
नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट टीचिंग से संबंधित हैं? तो उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, पूछताछ को बढ़ावा देना, ये डायरेक्ट टीचिंग से नहीं संबंधित है। अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना भी नहीं है। अन्वेषणात्मक और पुनः प्रस्तुति परककर्ता भी, साथ ही अभ्यास मतलब कि प्रैक्टिस एंड फीडबैक देना भी, ये भी डायरेक्ट टीचिंग से संबंधित है। लेकिन समस्या प्रस्तुति और समस्या समाधान नहीं शामिल है, तो इसका हो जाएगा 1, 4 एंड 5। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? तो ये सामाजिक रूपांतरण का। शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक रूपांतरण, व्यक्तिगत रूपांतरण एंड सांस्कृतिक रूपांतरण सभी कर सकते हैं। कक्षा में जो परस्पर संवाद है उससे क्या उभर कर आना चाहिए? तो उससे विचार, जो हमारे थॉट्स है वो उभर कर आना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के ठीक क्रम कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हमें शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना होगा। फिर सेकंड पर हमें जो वर्तमान ज्ञान है, जो प्रेजेंट नॉलेज है, उसको हमें पहले ज्ञान से जोड़ना होगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ना होगा। एंड देन हमें शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना होगा एंड फिर हमें उसका एवोल्यूशन करना होगा एंड सबसे लास्ट में हमें पुनर्शिक्षण करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण नहीं शामिल है। शिक्षण के पूर्व निर्धारित स्तर में आता है स्मरण करना, बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड परावर्तित मतलब कि रिफ्लेक्शन शामिल है। नेक्स्ट है शिक्षण तथा अधिगम का स्तर दिया गया है और उसके उदाहरण या फिर उसका महत्व दिया गया है। तो स्मृति स्तर पर बात करें यदि हम मेमोरी लेवल पर, तो इनमें हम तथ्यों को स्मरण करने मतलब तथ्यों जो फैक्ट्स होते हैं उनको याद करने और उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। मेमोरी लेवल पहला करेक्ट है। दूसरा अवबोध स्तर मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करती है, संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव मतलब कि विमर्शीय स्तर पर जो आलोचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग होती है, तो आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली अध्यापन में मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग में अनिवार्यतः निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती इफेक्टिव टीचिंग में? तो इसमें छात्रों की ग्रहता मतलब कि रिसेप्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स तो होती ही है। सेकंड कह रहा है कि हाई लर्निंग लेवल ऑफ द टीचर मतलब कि शिक्षक का उच्च अधिगम स्तर, इसकी ज़रूरत नहीं होती इफेक्टिव टीचिंग में, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो शिक्षक होता है उसके सिखाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफेक्टिव टीचिंग में। एंड शिक्षक का संप्रेषण मतलब कि उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसमें इसका ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा क्योंकि शिक्षक का उच्च अधिगम स्तर। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम के प्रमुख स्तर है और उनकी विशेषताएं हैं। तो जो स्वायत्त विकास स्तर होता है, जो ऑटोनॉमी डेवलपमेंट लेवल होता है, ये विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और जो कठिन सोच है उसके महत्व को कम करता है। स्मरण स्तर मतलब कि जो मेमोरी लेवल होता है, ये तुलनात्मक रूप से तो विचारहीन होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो यह सिद्धांतों तथा एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर भी बल देता है। एंड फोर्थ वन इज विमर्शक स्तर, तो यह समस्या केंद्रित होता है और इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। नेक्स्ट है जो महात्मा गांधी थे उनका संबंध था बुनियादी शिक्षा से, सुकरात का संबंध था आदर्शवाद से, रविंद्रनाथ टैगोर जी ये प्रकृतिवाद से संबंधित थे एंड स्वामी विवेकानंद ये मानव बनाने वाली शिक्षा से संबंधित थे। अधिगम को स्थायी मतलब कि परमानेंट करने का उपयुक्त उपकरण कौन सा है, इक्विपमेंट, तो ये हो जाएगा टीवी। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पद दिए गए हैं और उनको क्रम अनुसार लगाना है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया होती है ना, यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है। फिर हमें फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि जो उद्देश्य है उनका निरूपण करना होता है एंड देन एवोल्यूशन करना होता है। सबसे लास्ट में हमें फिर शिक्षण जो सामग्री है उसका प्रस्तुतिकरण करना होता है एंड सबसे लास्ट में क्या करना होता है, री टीचिंग मतलब कि पुनः शिक्षण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4, 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल करेक्ट है, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट। शिक्षण एक व्यक्तिगत पर्सनल क्रिया है, तो इसका बी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि लर्निंग मतलब कि अधिगम क्या है, सोशल एक्ट है, नहीं, तो इसका सी भी गलत है, बी भी गलत है, इसका सही है ओनली ए। एंड डी कह रहा है कि लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, तो इसका डी भी सही है, तो इसका सही है ए एंड डी। मतलब कि जो टीचिंग है वो सोशल एक्ट है एंड जो लर्निंग है वो पर्सनल एक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें जो कंपैरेटिव लेवल होता है, मतलब कि जो तुलनात्मक स्तर होता है, वही नहीं है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? तो फ्रॉम इमोशन टू इंटेलिजेंस, मतलब कि संवेग से बुद्धि, यही शिक्षण सूत्र नहीं है। साधारण से जटिल होता है टीचिंग, स्थूल से सूक्ष्म होती है टीचिंग, तथा अनिश्चित से निश्चित होती है, लेकिन इसमें संवेग से बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? नॉलेज, मतलब कि सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर उसके बाद कंप्रिहेंशन, मतलब कि बोध करना, फिर उसका उपयोग करना होता है हमें, एंड देन उसको एनालिसिस करना होता है, उसके बाद संश्लेषण, मतलब कि सिंथेसिस करना होता है, एंड सबसे लास्ट में हमें उसका मूल्यांकन, मतलब कि इवेल्युएशन करना होता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो व्यवहार है उसका परिमार्जन, यानी कि मॉडिफिकेशन करना। नेक्स्ट है, जो पावलोव है वो संबंधित है प्राचीन अनुबंधन से, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है, कूलर अंतर्दृष्टि से, तथा गथरी सन्निध्यता से संबंधित है। सन्निध्यता मतलब कि कॉन्टिग्विटी। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम के उपयुक्त शैक्षिक स्तर कौन कौन से हैं? तो इनमें आता है नॉलेज लेवल, एफेक्टिव लेवल एंड साइकोमोटर, और ये पूछा गया है EMRS में। और यदि हम बात करें कॉग्निटिव लेवल की, कॉग्निटिव डोमेन की, तो इसमें वे उद्देश्य शामिल होते हैं जिनका संबंध ज्ञान स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान करने और जो बौद्धिक योग्यता है उनको विकास करने से संबंधित है कॉग्निटिव डोमेन। भावात्मक, इसमें वे उद्देश्य शामिल होते हैं जिसका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, उनकी भावनाएं और संवेदना तथा मूल्यों से संबंधित है। क्रियात्मक, मतलब कि साइकोमोटर डोमेन में आता है कि इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से तथा कौशल के विकास से होता है, और इस स्तर का जो संबंध है वो औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता है साइकोमोटर डोमेन का। अध्यापक का सच्चा मित्र कौन है? तो वो है पुस्तकें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता? कौन सा एक काम है जो टीचर नहीं करता? तो इसमें ऑप्शन ए है कि यह फैसिलिटेटिंग करता है लर्निंग को, मतलब कि अधिगम को सुगम बनाता है, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, ये तो करेक्ट है। मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, मतलब कि अनुदेशनात्मक संसाधन का भी प्रबंध करता है, और कोऑर्डिनेटिंग करिकुलर एक्टिविटीज, जो पाठ्य क्रिया है उनका भी समन्वय करता है एक टीचर, लेकिन वो इंटरटेन नहीं करता स्टूडेंट को, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? उसके लिए विषय वस्तु की जानकारी भी होनी चाहिए, शिक्षक का आत्मविश्वास, मतलब कि कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव टीचिंग के लिए सभी विषयों का अच्छा ज्ञान होना ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए कि जो कक्ष है उसका व्यवस्थापन तथा शिक्षण विधि की जानकारी जरूर होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मेन उद्देश्य है? तो वह छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, थिंकिंग पावर डेवलप करना स्टूडेंट्स की, यही मेन पर्पज है टीचिंग का, मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले चैप्टर को डिस्कस किया है, और आप लोग चाहे तो इसको एज इट इज़ मिला लीजिएगा सिलेबस में, एज इट इज़ मेंशन है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही EMRS की प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी देखिएगा, जिसमें सभी जनरल पेपर हैं, और इसको हम लोग कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कवर करेंगे, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। आई एम 100% श्योर कि यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यदि सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।